हेलो स्टूडेंट, क्लास 9th मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है मिड टर्म एग्ज़ाम 23-24 सेशन के लिए। तो जिन बच्चों का ये एग्ज़ाम हो चुका है वो अपने आंसर चेक कर सकते हैं। तो अभी हम इसका सेक्शन ए और बी करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम इसके बाकी के सेक्शन कर लेंगे। तो कमेंट करके बताइए एग्ज़ाम कैसा गया एंड अपने आंसर चेक करके बताना कितने आंसर्स आपके ठीक आए हैं, ठीक है, कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए हैं। तो ये इवनिंग शिफ्ट का पेपर है तो इसका हम सोल्यूशन करेंगे। चलिए इसका स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका सेक्शन ए करेंगे। तो ये सेक्शन ए के क्वेश्चंस हैं हिंदी मीडियम वाले, डिस्कस हम इंग्लिश मीडियम में कर लेंगे। तो देखिए सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, देखो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं आपके? नेचुरल नंबर आपके 1, 2, 3, 4 ऐसे करके होते हैं ना नेचुरल नंबर, एन 1 से स्टार्ट होते हैं। तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या आता है? 1 आता है आपका। तो इसलिए इसका आंसर 1 होगा, ठीक है, क्योंकि 1 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर होता तो 0 से स्टार्ट होता है तो 0 होता, बट नेचुरल है तो 1 से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी क्यू आर के इक्वल है, बी सी आर पी के इक्वल है, सी ए पी क्यू के इक्वल है, तो कौन सा ठीक है? तो देखो अगर मैं इसे डायग्राम से बनाऊँ तो ए बी सी अगर ऐसे बनाया है तो ए बी के साथ क्यू आर है ना, तो जैसे ए बी ऐसे बनाए तो क्यू आर को भी यहाँ रखो, बी सी को ऐसे रखा है तो आर पी को ऐसे रखो, क्योंकि बी सी आर पी के इक्वल है। तो बी सी ऐसे है तो ये आर पी आ जाएगा और फिर ए सी क्यू पी के इक्वल हो जाएगा, है ना। अब आप नेमिंग आराम से देख सकते हो, ए बी सी है, अगर इस पर देखो ये इसके बराबर है ना, तो इस पर 1 कट लगा दो, ये 2 कट लगा दो और ये 3 कट लगा दो, क्योंकि ये आपस में बराबर है। अब इसका नेमिंग मैं ए बी सी लिखती हूँ तो इसका नेमिंग कैसे लिखना है? क्यू आर पी, क्योंकि इसको 1 से डबल करके ऐसे रोटेट किया तो इसको भी करो। या फिर इसका नाम मैं सी ए बी लिखना चाहती हूँ तो इसको थर्ड से रोटेट फर्स्ट पे किया तो इसको भी थर्ड से फर्स्ट पे रोटेट करो, पी क्यू आर। तो ऐसे करके भी आप पता कर सकते हो। या फिर एक और तरीका है कि ए बी क्यू आर। अब देखो एक एक करके चेक करेंगे। इसमें सी बी है पहले, अब सी बी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या, सी बी के कॉरस्पॉन्डिंग आना क्या चाहिए? पी आर। तो सी बी के कॉरस्पॉन्डिंग पी आर आ रहा है, यस आ रहा है ना। यहाँ सी बी देखो स्टार्टिंग के 2 है तो पी आर भी स्टार्टिंग के 2 में आ रहा है। तो कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब ये 2 ले लो तो इसकी भी 2 ले लो। तो सी बी के कॉरस्पॉन्डिंग पी आर यस है ना, तो यानी ये ठीक है, यानी ये कॉन्ग्रुएंसी ठीक है। बाकी चेक करके देख लो, पी क्यू के कॉरस्पॉन्डिंग बी सी, पी क्यू के कॉरस्पॉन्डिंग बी सी आ रही है, तो क्या पी क्यू के कॉरस्पॉन्डिंग बी सी है? नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा। बी ए के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आ रही है? आर पी, जबकि बी ए के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आनी चाहिए थी? क्यू आर, तो ये भी गलत है। ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आ रही है? पी क्यू, ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग पी क्यू आ रही है, तो ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग क्यू आर आनी चाहिए थी, जबकि यहाँ पी क्यू आ रही है। तो सबसे पहला वाला ही ठीक है, तो ऐसे भी आप चेक कर सकते हो। फर्स्ट ऑप्शन इसका ठीक है, ए ऑप्शन सेकेंड का करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ रूट 6 एंड 3 रूट 24, इनका प्रोडक्ट निकालना है। तो कैसे निकालते हैं प्रोडक्ट? तो देखो ये रूट 6 है और ये 3 रूट 24 है, तो ये 3 तो रूट के अंदर नहीं है तो इसको तो बाहर ही रहने दो। ये दोनों रूट के अंदर है तो इनको आप क्या करोगे? ये वाला रूल लगा दोगे, ए की पावर एम इंटू पी की पावर एम, एक्सपोनेंट का रूल। जब पावर सेम होती है तो ये पावर एक बार लिख देते हैं और ये जो बेस होते हैं इनको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये रूल मल्टीप्लाई और डिवाइड में ही लगता है, प्लस माइनस में नहीं लगेगा। तो यहाँ पे ये रूट इस रूट से मल्टीप्लाई हो रहा है, रूट का मतलब हाफ पावर इस पर भी है और इस पर भी है, तो हाफ पावर दोनों में है। तो आपने क्या करना है, इसकी पूरे रूट को एक बार में लगा देना, यानी हाफ पावर, रूट का मतलब हाफ पावर, तो पूरी हाफ पावर एक बार लग गई और ये अंदर आ जाएंगे, है ना, पावर के। तो अब ये 6 को कैसे प्राइम फैक्टर कर सकते हो? 2 3 जा 24 के प्राइम फैक्टर कर लो, ये आ जाएंगे। अब रूट के अंदर क्या होता है, जब भी कोई नंबर पेयर में हो, जैसे 2 2 बार है ना, तो एक बार बाहर आ जाएगा, फिर ये 2 2, ये वाला 2 भी एक बार आ जाएगा और ये 2 2 में से एक 2, यानी पेयर में से एक नंबर बाहर आ जाता है। ये भी पेयर में है तो ये भी बाहर आ जाएगा, 3 भी पेयर में है, ये भी बाहर आ जाएगा। एक 3 तो ऑलरेडी बाहर था, तो कुछ भी नहीं बचाना अंदर रूट के, क्योंकि सारे पेयर्स में थे। जो सिंगल होता वो रूट में बच जाता, बट ये सारे पेयर में है। 2 के देखो ये वाला पेयर, इसका एक पेयर, तो इस पेयर में से एक 2 निकला, इस पेयर में से एक 2 निकला, इस पेयर में से एक 3 निकला और ये 3 बाहर है। तो 3 3 9 2 18 2 36, इसका आंसर है सी ऑप्शन, इसका करेक्ट है। कमेंट करके बताना ये आंसर आया कि नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रिफ्लेक्स एंगल इज एन एंगल हुज मेजर इज, एक रिफ्लेक्स एंगल मेजरमेंट कितना होता है? रिफ्लेक्स एंगल 180 से बड़ा होता है, 360 से छोटा होता है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्योंकि मोर देन 90 को ऑब्ट्यूज कहते हैं, लेस देन 90 को एक्यूट कहते हैं, एक्यूट एंगल। मोर देन को ऑब्ट्यूज,
इक्वल टू 180 को स्ट्रेट एंगल कहते हैं। तो ये जो रिफ्लेक्स एंगल है 180 से बड़ा और लेस देन 360 होता है। तो 180 से 360 यानी मोर देन 180 लेस देन 360, इसको रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन इक्वेशन 2x3 रिटन इन द फॉर्म फाइंड द बी। तो ये क्वेश्चन मैंने करा रखे थे आपको एक दिन पहले ही, तो वीडियो देखी होगी तो आपके एग्ज़ाम अच्छा भी गया होगा। कमेंट करके बताइए आपके मतलब क्वेश्चंस कितने आए मिलते जुलते, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन मोस्टली कराए हुए थे। ये क्वेश्चन भी एज इट इज़ कराया हुआ था। अगर 2x3 है तो ये इसको हमें इस पूरी इक्वेशन को इस फॉर्म में लाना पड़ेगा एंड देन ABC चेक करना पड़ेगा। तो देखो 2x = 3 1 वेरिएबल वाली फॉर्म है, जबकि हमें बनाना किस में है 2 वेरिएबल फॉर्म में। तो यहाँ पे 2x = 3 को अगर मैं 2 वेरिएबल फॉर्म में बनाऊँ तो पहले x वाला तो है ही, पहले x वाला आता है, फिर y वाला आता है, फिर कांस्टेंट आता है। तो x वाला तो ऑलरेडी है यहाँ पे, बट y वाली टर्म नहीं है ना। तो जब y वाली टर्म नहीं है तो उसको हम 0y लिख सकते हैं। पहले x वाली टर्म तो थी, फिर y वाली टर्म आनी थी बट यहाँ थी नहीं, तो 0y लिख दो। एंड ये कांस्टेंट देखो इधर से इधर लाना है, लेफ्ट साइड में रखना है। तो ये कांस्टेंट राइट साइड में, तो इसको यहाँ ले आओ तो ये -3 हो जाएगा, है ना यहाँ के, और यहाँ 0 बच जाएगा। तो ये फॉर्म बिल्कुल इससे मैच कर रही है ना। अब आप कंपेयर कर लो, a कितना है 2 है, b कितना है 0 है, और c कितना है -3 है। तो a 2 है, b 0 है, c -3 है। बट आपको जस्ट b पूछा था, तो b कितना आया आपका 0 आया। तो इसका डी ऑप्शन ठीक है। अगर a पूछते तो 2 आता, c पूछते तो -3 आता। तो अभी तो b पूछा है तो डी ऑप्शन है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइंट 0 -3 लाइज ऑन। पॉइंट 0 -3 कौन से एक्सिस पे? देखो ये क्वाड्रेंट पे लाई नहीं कर रही, क्योंकि जब भी x 0 या y 0 होता है तो वो एक्सिस पे लाई करता है। जब भी x 0 हो या y 0 हो तो वो क्वाड्रेंट पे लाई नहीं करेगा, वो एक्सिस पे लाई करेगा। तो यहाँ पे x पे तो 0 है, y पे माइनस है -3। तो जब भी पॉइंट पे x 0 हो और y पे कुछ हो तो वो पॉइंट हमेशा कहाँ पे होता है? y एक्सिस पे होता है, ये याद रखना, ठीक है। जब भी x 0 हो और y हो तो वो पॉइंट कहाँ मिलेगा आपको? y एक्सिस पे। और अगर x तो हो प्रेजेंट बट y 0 हो तो वो पॉइंट आपका x एक्सिस पे मिलता है, ये याद रखना। तो यहाँ पे ये तो पक्का है कि ये पॉइंट कहाँ पे है, x का 0 है ना इसमें, तो ये y एक्सिस पे है। तो y एक्सिस के कौन से? ये 2 ऑप्शन है। अब ये नेगेटिव पे है कि पॉजिटिव पे है? तो देखो ये नेगेटिव नहीं है, y वाला पॉइंट कैसा है? नेगेटिव है, तो यानी ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस पे है। तो कौन सी डायरेक्शन है? y एक्सिस तो पक्का है, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको, जब x 0 हो और y प्रेजेंट हो, x 0 और y हो तो वो कौन सा एक्सिस होता है? y एक्सिस होता है। तो यहाँ पे ये y एक्सिस है, और क्योंकि y का नेगेटिव पार्ट है तो इसलिए y के ये नीचे आ रहा होगा कहीं पे -3 यहाँ पे, ठीक है। तो यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। हाँ, ये अगर पॉजिटिव होता, ये +3 होता तो पॉजिटिव होता, अभी तो नेगेटिव है। बी ऑप्शन इसका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर। अब की बार इरेशनल नहीं पूछा, कोई बार रेशनल पूछा है। तो देखो 0 एक रेशनल नंबर है ना, क्योंकि 0 को आप क्या लिख सकते हो? 0/1 है ना। तो p/q फॉर्म में रेशनल नंबर लिखे जाते हैं। कंडीशन होती है कि q 0 नहीं होना चाहिए, p हो जाए बट q नहीं होना चाहिए 0। तो 0 के नीचे आप क्या लिख सकते हो? 1 लिख सकते हो। तो 0 एक रेशनल नंबर है ना, क्योंकि इसको आप क्या कर सकते हो? नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हो ना। ये इंटीजर, और जितने भी इंटीजर्स होते हैं, जो भी इंटीजर नंबर लाइन में दिखते हैं वो सारे रेशनल नंबर होते हैं। तो 0 भी तो एक इंटीजर है, तो 0 क्या होगा? एक रेशनल नंबर होगा। बाकी इरेशनल है, क्यों? क्योंकि एक रेशनल और एक इरेशनल दोनों का सम इरेशनल आता है। एक रेशनल और इरेशनल, इनका प्रोडक्ट भी इरेशनल आता है। पाई भी एक इरेशनल नंबर है, तो ये सारे इरेशनल नंबर है, बस 0 जो है रेशनल नंबर है। तो इसका आंसर रेशनल नंबर पूछा है ना, तो ए ऑप्शन होगा क्वेश्चन 7 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव मोर देन डैश पॉइंट्स इन कॉमन। 2 डिस्टिंक्ट लाइन के कितने से ज़्यादा पॉइंट कॉमन नहीं हो सकते। देखो 2 लाइन है ना, अगर तो जब भी 2 लाइन बनती है ना, एक लाइन और एक लाइन, तो इनमें सिर्फ एक ही पॉइंट कॉमन आता है, ये याद रखना। 2 लाइन का कॉमन पॉइंट क्या होता है? सिंगल पॉइंट होता है, ठीक है। हाँ, अगर एक लाइन बोलते तो एक लाइन के अंदर तो बहुत सारे पॉइंट आ जाते हैं ना, बट 2 लाइनों में सिर्फ एक ही पॉइंट आता है। तो 1 आएगा इसका आंसर, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, तो 8 का क्वेश्चन ए ऑप्शन है, 1 आंसर है इसका, ठीक है। इरेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू 7/17। एक रेशनल नंबर ढूंढो जो 7/17 के इक्वल आ जाए। तो देखो 7/17 के इक्विवेलेंट बनाने के लिए आप क्या करोगे? 7/17 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करके देखो तो कितना आएगा। ऊपर 2 से किया तो नीचे भी 2 से करा करो। तो 7 2 = 14, 7 2 = 34। तो 14/34, 14/51, ये तो नहीं हो सकता, और तो 14 वाला कोई है ही नहीं। अब 21 वाले चेक करते हैं। तो 21 कैसे आएगा? जब 7 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको भी 3 से करना पड़ेगा, तो ये 21/51 आ जाएगा।
तो ये 21/51 आपका ये रहा सी ऑप्शन, यानी कि इस नंबर के इक्विवेलेंट कौन सा नंबर आएगा, ये वाला। तो इसका आंसर सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हिंदी मीडियम के। चलिए क्वेश्चन 10, ए बी आपको 2x+3 दिया है, बी सी एक्स दिया है, ए सी 4x-7 दिया है। तो एक्स की क्या वैल्यू हो कि बी लाइज ऑन ए सी, बी ए सी पर लाई करे। तो पहले ए सी ड्रॉ कर लो आप। तो देखो ए सी मैंने ड्रॉ करी, अब बी ए सी पे लाई कर रहा है, यानी ए सी है तो बी यहाँ पे कहीं पे लाई कर रहा है, ऑन बोला ना तो ए सी लाइन पे लाई कर रहा है। तो कंडीशन क्या बनेगी कि हमें पता है ए सी पे अगर बी लाई कर रहा है तो ए सी किससे बनी है, ए सी आपकी ए बी और बी सी को मिला के बनी है ना। तो ए सी की जगह आप क्या रख दो जो आपको गिवन है 4x-7, और ए बी की जगह कितना दिया हुआ है 2x+3, और बी सी की जगह क्या दिया हुआ है x प्लस में, है ना। अब ये इक्वेशन है, x के लिए सॉल्व करो, 2x + x 3x + 3 4x-7 एज इट इज़। x को x के पास भेज दो, 4x - 3x, x यहाँ जाएगा तो यहाँ प्लस से माइनस हो जाएगा, और नंबर यहाँ जाएगा तो पता है ना x को अलग करते हैं, नंबर्स को अलग करते हैं। तो ये -7 इधर जाएगा तो +7, तो 3 7 10, और 4x - 3x कितना होता है 1x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन। ठीक है, तो किस किस का आंसर डी ऑप्शन है कमेंट करके बताइएगा। तो इसका आंसर डी ऑप्शन है। यूक्लिड का पोस्टलेट 4 कौन सा है, यूक्लिड का पोस्टलेट 4 है, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। ये वाला इसका फोर्थ पोस्टलेट है, जितने भी राइट एंगल होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं या कोइंसाइड करते हैं एक दूसरे पर। ठीक है, तो इसका ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट विच लाई ऑन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट के कोऑर्डिनेट पूछे कौन से है इसमें से, तो आपको पता होना चाहिए जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस के होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स तो माइनस का होता है बट वाई प्लस का होता है, माइनस प्लस। थर्ड में एक्स भी माइनस का है, वाई भी माइनस का है, और फोर्थ में एक्स प्लस का है बट वाई माइनस का है। पहले एक्स लिखना चाहिए फिर वाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक्स तो माइनस का है और वाई प्लस का है, तो यही तो आपको सेकंड क्वाड्रेंट में पूछा है ना। सेकंड क्वाड्रेंट का साइन क्या होता है माइनस प्लस, तो यहाँ पे देखो ये दोनों प्लस के, तो ये तो सेकंड क्वाड्रेंट नहीं हो सकता, ये माइनस और ये प्लस है, तो माइनस प्लस ही तो होना चाहिए सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये वाला पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। बाकी प्लस माइनस है ना, ये प्लस है और ये माइनस, तो प्लस माइनस किस पे लाई करेगा फोर्थ, ये फोर्थ पे है, और दोनों माइनस होते हैं तो थर्ड होता है, तो ये फोर्थ है और ये थर्ड है, ये सेकंड वाला है, तो ये आंसर होना चाहिए, सेकंड पूछा है ना, तो बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। ऑन एक्सप्रेसिंग द लीनियर इक्वेशन, इस लीनियर इक्वेशन को आपको इस फॉर्म में लाना है, उसके बाद इसकी ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो ये लीनियर इक्वेशन अपनी जनरल फॉर्म में अरेंज नहीं है, पहले इसे अरेंज करना पड़ेगा। एक्स और वाई को एक तरफ लाओ इकट्ठा, ठीक है, एक्स वाई और सी कांस्टेंट तीनों को एक तरफ लेके आना है। तो ये एक्स और कांस्टेंट तो अपनी तरफ ही है, तो इसको भी यहाँ लेके जाएंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले एक्स वाला टर्म लिखेंगे क्योंकि एक्स वाला टर्म पहले आता है, फिर वाई वाला आता है, तो वाई वाला इधर से इधर भेज दो, तो ये प्लस हो रहा है तो यहाँ के माइनस हो जाएगा, और फिर ये तो अपनी जगह पे ही है ऑलरेडी, यहीं पे है ना, तो ये ऐसे ही रहेगा, इसका साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी अपनी जगह पे है। सिर्फ ये वहाँ से यहाँ जा रहा है तो इसलिए माइनस साइन होगा। तो पहले एक्स आएगा फिर वाई आएगा फिर कांस्टेंट आएगा। अब कंपेयर कर लो इसके साथ, ए क्या है जो एक्स के साथ है, कितना है एक्स के साथ 2, बी क्या है जो वाई के साथ है, वाई के साथ 3, माइनस भी लेना होता है तो -3 हो जाएगा। सी ये है -5, माइनस भी लेना है, ठीक है, तो ए आ जाएगा 2, बी आ जाएगा -3, सी आ जाएगा -5। अब देखो ये कौन सा ऑप्शन है, A2 तो यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे है A2 बी 3 नहीं होना चाहिए, बी कितना होना चाहिए -3 होना चाहिए, तो यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन तो ये हट जाएगा, इन दोनों में से चूज़ करो। A2 है, बी -3 है दोनों में, सी कितना है -5 जो कि यहाँ यहाँ -5 है, यहाँ 5 है, तो ये ऑप्शन ठीक है आपका, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो किस किस का सी आंसर आया कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई विल बी सेटिस्फाइड बाय x = 1 एंड y = 2। यानी कि एक पॉइंट है आपके पास 1 और 2, इससे कितनी लीनियर इक्वेशंस बनाई जा सकती है। तो इससे हम बहुत सारी सोल्यूशन लीनियर इक्वेशन बना सकते हैं, क्योंकि एक गिवन पॉइंट से ना बहुत सारी लाइनें पास हो सकती है, इसलिए इससे इनफाइनाइट सोल्यूशन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बनाऊँ x + 2y, तो यहाँ पे x की जगह 1 रखो प्लस 2y, y की जगह 2 रखना है ना, तो इसका आंसर कितना आएगा 2 2 4 + 1 5 बन जाएगी। एक लीनियर इक्वेशन तो ये बन जाएगी। दूसरी बनाओ, अगर मैं डबल x - y लेती हूँ
तो डबल एक्स की जगह कितना लेना है 1 और माइनस वाई की जगह कितना लेना है 2, 2 अंजर 2 माइनस 2 0। तो ये दूसरी लीनियर इक्वेशन बन जाएगी कि इनका टोटल कितना आ रहा है 0। तो ऐसे करके आप ना ये पॉइंट्स को अलग अलग एक्स और वाई की इक्वेशन बना के ऐसे रखना कि कांस्टेंट आपको निकालना पड़ेगा। तो कांस्टेंट अलग अलग आ सकता है, बट ये पॉइंट तो एक्स और वाई के बहुत सारी इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर सकते हैं ना, तो इसलिए एक गिवन पॉइंट से बहुत सारे लाइंस बनाई जा सकती है। ठीक है, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, तो इसका आंसर इनफाइनाइट होगा, ए ऑप्शन। 15 का आंसर, द डिफरेंस बिटवीन टू सप्लीमेंट्री एंगल 60 है। दो सप्लीमेंट्री का डिफरेंस आपको 60 दिया हुआ है, तो ग्रेटर एंगल कितने का होगा। तो जब भी आपको सप्लीमेंट्री बोले तो पहले तो आप कंडीशन लगा दो, पहला एंगल मान लो सप्लीमेंट्री में एक्स है, और फिर क्योंकि इनका डिफरेंस बोला है ना, जब भी दो नंबर का डिफरेंस बोला जाए तो सेकेंड एंगल कैसे निकालेंगे, पहले नंबर में डिफरेंस को प्लस करके। ठीक है, मान लो दो नंबर का डिफरेंस 5 है, तो अगर पहला आपने एक्स लिया है तो दूसरा क्या लोगे x+5। जब डिफरेंस बोलते हैं ना तो दूसरा x+5 लेते हैं। हाँ, अगर सम बोलते तो पहला x है तो दूसरा 5 - x लेना चाहिए, बट जब डिफरेंस बोले तो पहला x है तो दूसरा x+5 है ना। अब डिफरेंस आपका 60 है तो ये x है तो ये x+60। अब क्योंकि ये सप्लीमेंट्री है दोनों, तो इन दोनों का सम मिला के कितना होना चाहिए 180। सप्लीमेंट्री में दोनों का सम कितना आता है 180। अब ये x 2x 60 को वहाँ ले जाके माइनस करो 120, एक्स को निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स आ गया 60। एक्स तो छोटा एंगल है ना, क्योंकि बड़ा एंगल तो ये होगा, क्योंकि इस एक्स में 60 प्लस करके आ रहा है, तो ये ग्रेटर एंगल होगा। तो हमें तो ग्रेटर पूछा है तो हमें एक्स नहीं निकालना, हमें x+60 निकालना है। तो एक्स तो 60 आ गया, उसमें 60 प्लस कर दो तो ये कितना आ जाएगा 120। तो बड़ा एंगल कितने का आएगा 120 का, तो इसका आंसर 120 बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द लाइन ऑन विच द पॉइंट -1 2 लाइज। ये पॉइंट जो है इसमें से कौन सी लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये पॉइंट जो है ना एक्स है और ये वाई है, आगे एक्स होता है पीछे वाई होता है। एक्स और वाई को ना आपको हर एक इक्वेशन में रख के देख लेना है, और इसकी लेफ्ट साइड सॉल्व करके 0 के इक्वल आ जाए। तो ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसमें ये पॉइंट रखा हमने और सॉल्व करके 0 आए। तो आपको सारे इक्वेशंस पे रख के चेकिंग कर लेनी है। तो पहले इक्वेशन क्या है आपकी 2x - y = 0। तो 2x की जगह हमें क्या रखना है पॉइंट देखो x पॉइंट ये है और y ये है, तो x की जगह इस इक्वेशन में 2 तो एज इट इज आएगा, x की जगह क्या रख दो -1, फिर माइनस, फिर y कितना है y 2 है। अब इसे सॉल्व करो, 2 × 2 माइनस कर 2, फिर ये भी माइनस कर 2, ये -2 - 2 -4, जबकि लाना कितना था 0। तो ये तो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही ना इस पॉइंट से, तो ये तो नहीं होगा इसका आंसर। सेम ऐसे अब दूसरा पॉइंट रखो, दूसरी इक्वेशन में रखो। दूसरी इक्वेशन आपके पास है x - 2y = 0। तो x की जगह कितना रखोगे -1 जहाँ x है, और -2, और y की जगह कितना रखोगे 2। अब इसे सॉल्व किया हमने तो -5 आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा। तीसरी इक्वेशन हमारे पास है x + 2y, x की जगह क्या पॉइंट रखना है -1 रख दो, x की जगह -1 + 2, y की जगह क्या रखना है 2 रखना है। इसे भी सॉल्व करो तो ये 3 आ रहा है, ये भी ≠ 0 आ रहा है, तो ये 0 आना चाहिए था जबकि ≠ 0 आ रहा है। लास्ट पॉइंट देखो, लास्ट इक्वेशन 2x + y = 0। 2 एज इट इज़, एक्स की जगह क्या पॉइंट है, पॉइंट तो हमारा फिक्स है ना -1 2, एक्स की जगह -1 प्लस वाई की जगह क्या रखना है 2, 2 × 2 -2 + 2, तो इनका टोटल कितना आ रहा है 0। ये तो सेटिस्फाई हो रहा है ना, यस। तो ये इसका आंसर है। तो जो भी पॉइंट आपको दिया होता है ना, चारों इक्वेशंस में रख के देखना होता है, लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर होनी चाहिए। तो ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ये पॉइंट इसका सोल्यूशन है इस वाली इक्वेशन का, तो डी इसका आंसर होगा ये वाला। ए पॉइंट हैज़ डैश डायमेंशन, पॉइंट जो होता है ना सिंगल ऐसे होता है तो उसके पास कोई डायमेंशन नहीं होती है, तो 0 डायमेंशन है इसका आंसर 17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, 2 - 1 सोल्यूशन है इक्वेशन दिस का, तो वैल्यू ऑफ के निकालनी है। एग्जैक्ट ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको एक दिन पहले कराया था। तो x 2 दिया है, y -1 दिया है, यहाँ पे रख दीजिए तो k निकल जाता है। तो x 2 है और y -1 है, ये पॉइंट हमेशा आगे x होता है बाद में y होता है। तो x आपको 2 दिया है और y आपको -1 दिया है, इस इक्वेशन में रखिए x की जगह 2 तो एज इट इज़, ये x की जगह 2 और y की जगह कितना रखना है -1। देखो ये माइनस तो फॉर्मूले का ये लगाना है यहाँ वाले का, और y पे भी एक माइनस है तो इसको अंदर ब्रैकेट पे ले लेना। कई बार बच्चे क्या करेंगे, ये माइनस लगा के इस पर नहीं लगाएंगे, नहीं ये माइनस भी लगाना है और इसका जो माइनस है वो भी लगाना है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 × 2 = 4, क्योंकि 2x मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये 4 हो जाएगा। 4 और 1 5, तो k की वैल्यू 5 आ जाएगी। किस किस का ये आंसर आया कमेंट करके बताइए, बी ऑप्शन है इसका आंसर।
बी 5 आना चाहिए इसका आंसर। नेक्स्ट एजर्शन रीजन देख लेते हैं। देखिए एजर्शन है आपका x5 है y-2 है, क्या ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन है? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले सिखाया x5 और -2 को इस पे रखिए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगी तो सोल्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे भी सिंपल ये इक्वेशन दी हुई थी आपको, इसमें x की वैल्यू 5 रखनी है, 2 एज इट इज़, माइनस y की माइनस, ये फॉर्मूले का माइनस और इस पर भी माइनस है तो ये अलग से ब्रैकेट में लिखा जाएगा। अब देखो 2 5 10 होता है, माइनस माइनस प्लस 2, 10 और 2 12, और यहाँ पे भी तो कितना दिया हुआ है 12 ही दिया है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की क्या आ गई, इक्वल आ गई। तो ये ऐसी सोल्यूशन है, तो एजर्शन बिल्कुल ठीक है आपका, ठीक है। उसके बाद रीज़न बोल रहा है कि A2 है, B-1 है, C-12 है। तो पहले इसको इसकी जनरल फॉर्म में ले आओ तो उससे ABC निकल जाएंगी। तो 2x - y तो अपने आप एक साथ ही है, जनरल फॉर्म क्या होती है x y और फिर कांस्टेंट, तो x y तो ऑलरेडी साथ साथ है तो कांस्टेंट को भी इधर लाना पड़ेगा। तो ये +12 है तो इधर आके -12 हो जाएगा। अब कंपेयर कर लो इस इक्वेशन जनरल फॉर्म से, तो A2 हो जाएगा, B आपका देखो B में B y वाला है ना, y वाला कितना है यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, और मैंने कहा है माइनस को भी लेना है तो -1 है इसका, B माइनस को भी लेना होता है। C क्या है -12, तो ये ABC है, A2 है, B-1 है, C-12 है, तो ये भी इन्होंने ये लिखा है तो ये भी ठीक है। एजर्शन भी ठीक है कि ये इसका सोल्यूशन है, रीज़न भी ठीक है कि ABC इनकी वैल्यू ABC निकालनी आती है ना, इससे कंपेयर करके निकाल लेते हैं। तो ये एजर्शन रीज़न दोनों ठीक है, बट रीज़न A2 B-1 C-2 12, इससे ये तो नहीं पता चल रहा ना कि ये पॉइंट ही इसका क्यों सोल्यूशन है, तो ये इसको थोड़ी ना एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसका इससे कोई लेना देना तो नहीं है खास, तो जस्ट ठीक है दोनों स्टेटमेंट, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी होगा। जब सिर्फ दोनों ठीक होते हैं ना एजर्शन रीज़न, बट रीज़न एक्सप्लेनेशन नहीं देता, तो बी ऑप्शन होता है इसका आंसर, तो इसका आंसर बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। एजर्शन है इन द गिवन फिगर ए बी इज़ नॉट पैरेलल टू सी डी, ए बी क्या सी डी के पैरेलल है, तो हमें इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल चेक कर लेनी चाहिए कि अगर इक्वल आए तो पैरेलल होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो हम चेक करते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है कि नहीं। तो देखो अगर ये 55 है ना, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा होगा, ये वाला होगा, है ना, लाइन, कोई भी पैरेलल लाइन में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अगर ये ऊपर बन रहा है लाइन के, तो ये भी लाइन के ऊपर बनना चाहिए सेम साइड में, ये तो कॉरस्पॉन्डिंग होते हैं। तो ये और ये बराबर अगर आ गए तो यस ये पैरेलल होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो ये तो पता है बट ये नहीं पता, तो पहले ये निकालो, कैसे, लीनियर पेयर लगा दो, इसको सम करके 180 कर दो। तो ये 115 है, तो हमने क्या करा, या तो आप इसके साथ कॉरस्पॉन्डिंग चेक कर लो, ये लाइन के नीचे बन रहा है ना, तो ये वाला इस वाले के इक्वल होना चाहिए, है ना, तो ये वाला हमें निकालना पड़ेगा लीनियर पेयर से। तो 1 + 55 180 हो जाएगा लीनियर पेयर में, एंगल 1 + 55 लीनियर पेयर। अब एंगल 1 निकाल लो, 55 को यहाँ ले जाके माइनस करके 125। अब क्या ये 1 इसके बराबर आ रहा है, ये तो 125 है जबकि ये 115 है, तो एंगल 1 DFQ, ये DFQ है ना इसका नाम, इसके बराबर नहीं आ रहा है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर नहीं है, इसलिए ये लाइंस क्या नहीं होंगी, पैरेलल नहीं होगी। ए बी इज़ नॉट पैरेलल टू सी डी, और यही तो आपको एजर्शन भी कह रहा है कि ये पैरेलल नहीं है, तो यानी कि एजर्शन ठीक कह रहा है। रीज़न क्या कह रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, रीज़न कह रहा है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, यस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, है ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, बट यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं है, इसलिए तो ये लाइन पैरेलल नहीं है। तो रीज़न भी बिल्कुल ठीक कह रहा है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे तो लाइंस पैरेलल होंगी, तो ये इसको ही तो एक्सप्लेन कर रहा है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते, इन्होंने बोला कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं ना, हाँ रीज़न बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल होते तो लाइंस क्या होती, पैरेलल होती, है ना। अच्छा यहाँ पे अगर ये बोलते हैं ना कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर नॉट इक्वल, तो ये इसका रीज़न हो जाता कि पैरेलल क्यों नहीं है, यहाँ इन्होंने इक्वल बोल दिया तो इसलिए ये इसका रीज़न एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा एक तरह से, है ना, क्योंकि ये तो ठीक है कि ये पैरेलल नहीं है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते ये भी ठीक है, बट अगर इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए होता ए बी नॉट पैरेलल टू सी डी, तो इसका एक्सप्लेनेशन ये होता ना कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल नहीं इक्वल है ना, तभी तो ये पैरेलल नहीं है। तो यहाँ तो इन्होंने बोल दिया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है नॉट इक्वल, नहीं बोला इन्होंने, बोला इक्वल, ठीक बोला है बट इसके एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग नहीं बोला आपको, तो यानी एजर्शन रीज़न दोनों ठीक है बट एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन होगा इसका। अगर यहाँ नॉट बोलते तो इसको एक्सप्लेन कर रहा होता। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, इसका सेक्शन बी हम नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे, सेक्शन बी और सी इकट्ठा ही कर लेंगे, ठीक है। तो वीडियो
को आप शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया है तो, एंड कमेंट करके बताइए कितने आंसर्स आपके ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम सेक्शन बी और सी करेंगे, उसके बाद डी और ई भी कर लेंगे, तो सारा सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। इवन मॉर्निंग शिफ्ट का भी सोल्यूशन चैनल में मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। उसको आपको अच्छी तरह से करना है और इसको भी अच्छी तरह से करना है। अगर बच्चे फाइनल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दोनों क्वेश्चन पेपर इंपॉर्टेंट है। एंड वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक भी कर दीजिए वीडियो।